हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे AIB के लास्ट ईयर पेपर यानी AIB 17 के पेपर के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स समझ लेते ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि कैसा क्या एग्ज़ाम रहेगा। इतना तो हम सबको ही पता है कि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, बट इसमें बेयर एक्ट्स अलाउड होते हैं, इसमें नॉर्मल बुक्स अलाउड नहीं होती। और बेयर एक्ट्स भी वही अलाउड होते हैं जिसमें कम से कम नोट्स हो, या बेयर एक्ट की कॉपीज़ अलाउड होती है। ठीक है, तो जो बेयर एक्ट जिसमें कम से कम नोट्स होते हैं वो अलाउड होते हैं बस। तो इसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़रूर करने चाहिए। ये एग्ज़ाम होगा 3 आवर्स का। और बाकी आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारे सामने AIB 17 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है सेट C। तो इसको हम अच्छे से एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विद। तो ऑप्शंस है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ अडॉप्शन। इसका राइट आंसर है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अब आपके पास बेयर एक्ट्स तो होंगी, आप सारी बेयर एक्ट्स लेके जाना। इन केस अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो उसकी हेडिंग में ही लिखा है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, इसमें आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खोलोगे बेयर एक्ट तो आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी इंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। तो ऑप्शंस आर फैमिली पेंशन, पेटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। तो PIL हमें पता है कि PIL जो होती है वो पब्लिक के लिए होती है, सोशल कॉज के लिए होती है, जबकि टेनेंट लैंडलॉर्ड मैटर जो होता है वो एक प्राइवेट मैटर होता है, तो वो PIL में नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी है इस पर हम PIL कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ PIL इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है जस्टिस PN भगवती, क्योंकि उन्होंने मतलब एक नींव रखी थी PIL की, राइट। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल पर्पस फॉर PIL। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नॉट, तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली सबको पता है, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, क्योंकि PIL जो है वो सोशल कॉज के लिए किया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार डैश इमर्ज्ड एज फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीडी जस्टिस, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू फ्री लीगल एड, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है राइट टू स्पीडी जस्टिस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है किसी ने एक पब्लिक ऑफिस की पोजीशन जो है वो इलीगली होल्ड कर रखी है, तो उसके अगेंस्ट हमें देखना है कि कौन सी रिट इशू होती है। रिट ऑफ मैंडेमस जो होता है उसका मतलब होता है वी कमांड। ये बेसिकली उन पर्सन को इशू की जाती है जो एक लीगल पोजीशन पे है, ड्यूटी पे है, पर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सर्शरारी जो होती है वो इशू की जाती है हायर कोर्ट्स से लोअर कोर्ट्स को, कि उनके पास वो केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दे या वो उस ऑर्डर को क्वाश करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रोहिबिशन जो है वो इशू की जाती है बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ताकि वो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड ना कर दे या कुछ ऐसा इलीगल ना प्रोसीड करे, प्रोहिबिट करते उन्हें, राइट। लास्ट बचता है क्यो वारंटो, जो कि कहता है फॉर व्हाट वारंट या अथॉरिटी, मतलब आप किस अथॉरिटी के बेसिस पे एक पब्लिक पोजीशन होल्ड कर रहे हो। तो अगर पब्लिक पोजीशन को होल्ड करने की बात है तो ये आता है क्यो वारंटो में, तो इसका राइट आंसर होगा क्यो वारंटो। अब इस पे बेसिकली मैंने ये 5 रिट्स पे मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपको रिट्स अच्छे से क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है कि कौन सी रिट कब लगेगी, तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है
जिसका बेयर एक्ट में डायरेक्ट आंसर नहीं है तो फिर आपको तब कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे रिट से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसका डायरेक्ट आंसर आपको बेयर एक्ट पे नहीं मिलेगा। आपको एक चीज़ पूछी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिट अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे केस लॉ पे पूछा गया है, रिट वर्सेस बाल्विन्स केस डील्स विद। तो ऑप्शन है कॉरपोरेशन, नेचुरल जस्टिस, स्टेट लायबिलिटी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका सही आंसर है नेचुरल जस्टिस। ये डिस्कस करता है एक्सटेंडेड राइट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इन जुडिशियल हियरिंग। नेक्स्ट हमारा बेस्ड है लीगल मैगजीन पे और ये बहुत ही फेमस मैगजीन है। आई थिंक ये हर लॉ स्टूडेंट को तो पता ही होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम विच मीन्स अ पर्सन कैन नॉट बी कंडम्ड विदाउट बीइंग हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल्स मेकिंग पावर अंडर विच एक्ट। तो हमें इसका आंसर पता ही है, एडवोकेट्स एक्ट 1961। आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट। तो पहला ऑप्शन है मेंटल डिसऑर्डर, फिर है वेनरियल डिसीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, नेक्स्ट है हमारा इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड और लास्ट है हमारा लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स। तो इसका सही आंसर है लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में 7 ग्राउंड्स बेसिकली दिए हुए हैं जिसमें इंक्लूड है डिजर्शन, एडल्ट्री, क्रूएलिटी, वेनरियल डिसीज, लेप्रोसी, इंसैनिटी एंड कन्वर्जन। तो ये सारे ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई ऐसा ग्राउंड है तो वो नहीं लिखा है। हालांकि क्रूएलिटी में कोर्ट्स के थ्रू अलग अलग आते हैं हमारे पास डेफिनेशंस की क्रूएलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बट ये लिविंग सेपरेटली फॉर 3 मंथ्स इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। तो इसका सही आंसर है हमारा इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमें पता ही होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो क्वेश्चन है, इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ the Advocate Act or Advocate General of the state may prefer and appeal to Bar Council of India within dash days of the date of communication of order। तो ऑप्शंस है 30, 45, 60 या 90। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 डेज। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। It can do so by altering its MOA and AOA and by passing dash। तो ऑप्शन है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इज एसोसिएटेड विद लेबर लॉ, कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ या सर्विस लॉ। तो इसका आंसर हम सभी को पता होगा, इट इज़ कंपनी लॉ। और इस पे भी मैंने एक बहुत ही अच्छी केस लॉ से इंस्पायर्ड पूरी एक वीडियो बनाई है। तो अगर आपको मन करे देखने का इस कॉन्सेप्ट को, उसके केस लॉ को और एनिमेटेड केस लॉज को, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, under which section of the Environment Protection Act 1986 an appeal to National Green Tribunal lies। सेक्शन 4A, 5A, 6A और 7A। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन पे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका सही आंसर है हमारा आर्टिकल 51A जी। तो अगर इसमें आपको जैसे नहीं पता है तो आपको इतना तो पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 51A में दी है, तो आपके पास बेयर एक्ट रहेगा। आप 51A डायरेक्टली खोलना और देख लेना कौन से क्लॉज में इन्वायरमेंट की बात की गई है। यहाँ पे सेक्शन वाले क्वेश्चन बल्कि आसान रहेंगे क्योंकि हमारे पास बेयर एक्ट है
और केस लॉज मुश्किल रहेंगे क्योंकि केस लॉज हमें याद है नहीं है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर ए हु वाज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मेड एन अपील टू साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। Later, Mr. A, aggrieved by an order of Cyber Appellate Tribunal, may prefer an appeal to in any district court, in higher tribunal, only in high court, only in Supreme Court. यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर होगा हाई कोर्ट और वो किया जाता है 60 डेज़ में। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि कुछ आंसर्स जो है वो AIB की आंसर शीट्स में अलग हैं, अलग ऑप्शंस हैं, पर वो मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि वो उसके करेक्ट आंसर्स नहीं है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर्स ही बता रही हूँ जो मेरे हिसाब से सही है और मैंने ऑनलाइन भी उसको चेक वेरीफाई किया है, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म करके ये आंसर्स दे रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप AIB के आंसर्स के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से सही आंसर्स यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज़ इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एन ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज अंडर द IT एक्ट नोन एज इंटरमीडिएरी, ओरिजिनेटर्स एजेंट, एड्रेसी और की होल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रेसी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है The minimum number of members required for registration of trade union is 2, 3, 5 और 7। तो हमारा करेक्ट आंसर है D 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The text of the certified standing orders shall be prominently posted by the employer in dash and in the language understood by the majority of his workmen। तो ऑप्शंस दिया है हिंदी, इंग्लिश, देवनागरी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इंग्लिश। एक इंग्लिश में होगी और एक जो लैंग्वेज वर्कमैन को पता होती है सबसे ज़्यादा, इन दो में स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भी हमें पता होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो क्वेश्चन है एन एडवोकेट में while practicing take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university so long as the hours during which he is engaged in the teaching of law do not exceed dash hours in a day। तो क्या आपको पता है? The right answer is 3 hours, right। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको पता होगा और आपने एथिक्स की क्लास अच्छे से ली होगी। तो ये क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फॉर्ज द कोर्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपोज रोड एक्सीडेंट अकर्स then being an advocate what is the correct way of approaching the situation। तो बेसिकली ये हमसे एक प्रोसीजर पूछ रहा है कि कैसे हम इस सिचुएशन को डील करेंगे एज एन एडवोकेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप सोचो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हमारी होती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अब इस पर आप देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अब देखो कि इसमें FIR सबसे पहले किस में है। तो इस करेंट क्वेश्चन में 2 जगह FIR दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब B और C ऑप्शन तो आपका गया। फिर आप देखो कि FIR के बाद क्या किया जाता है। तो FIR के बाद पिटिशन डाली जाती है, उसके बाद ही समन होते हैं। अगर आप कोर्ट के पास ही नहीं जाओगे तो समन कहाँ से इशू होगा, राइट। तो पहले FIR होगी, फिर पिटिशन डलेगी एंड देन समन्स इशू होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर A। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक मैगजीन पे ही बेस्ड है जो कि है ऊबी जस इब रैंडम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन विच केस लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर तो एशबी वर्सेस वाइट है, पर आपको इस मैगजीन का मतलब पता है? राइट, इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस इज़ अ लैंडमार्क केस
बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, डैमेज साइन इंजरिया, विच मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से है कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू कंप्लेंट्स where the value of goods or service paid as consideration exceeds। मतलब यहाँ पे आपसे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पूछ रहा है नेशनल कंज्यूमर कमीशन की, जो कि है 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही है, जो कहता है कि अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू, ये हम सबको पता है ऑब्वियस है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है स्टेट, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो अपील है वो जाएगी स्टेट कमीशन में, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज। तो फर्स्ट ही हमारा आंसर दैट अ पर्सन शुड बी resident in India if he stays in India for 182 days or more during the previous year। नेक्स्ट भी हमारा टैक्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मिस्टर कपूर परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फॉर रुपीज़ 80 lakhs। ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 2022 फॉर रुपीज़ 94 lakhs। In this case, the gain of rupees 14 lakh arising on account of sale of residential house will be charged to tax under which of the following head। तो हमें बताना है किस हेड में इनकम टैक्स में आता है। Is it income from capital gain, from house property, from profits and gains from business or profession or other sources? तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है, इट इज़ कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हाउस खरीद के उसको बेच रहे हो, दैट इज़ एन एसेट। हाउस इज़ एन एसेट, आप उसको, आपका डेली का काम नहीं है हाउस बेचना, राइट? तो आपकी वो एक एसेट होती है जो आप बेच देते हो, तो इसलिए वो कैपिटल गेन में चार्ज होती है। यही अगर आपका काम ही यही होता कि आप हाउस खरीदते हो, हाउस बेचते हो, हाउस खरीदते हो, हाउस बेचते हो, तो तब वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती। और हाउस प्रॉपर्टी में कब आता है? जब आप उसको रेंटल में चढ़ा देते हो, तो वहाँ से जो आपको रेंट निकलता है वहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स देते हो, राइट? और अदर सोर्सेज होती है जो सारी हेड्स में कवर नहीं होती, राइट? तो यहाँ का आंसर है ए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारा लेबर लॉ से है। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्यूपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड डैश टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ्टी ऑफिसर, और ये भी फैक्ट्रीज एक्ट में ही आता है।